कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है वेक्टर। बच्चों, वेक्टर को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में बता देना चाहता हूं। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। उसके कुछ 10 या 11 लेक्चर्स थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो सभी लेक्चर्स आप एक बार देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर, लेकिन वेक्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ एक टॉपिक हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना वेक्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वेक्टर भी एक क्वांटिटी ही है, इसलिए हम बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक टेबल है और उस टेबल की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। मैंने आपको एक मीटर स्केल दिया और आपसे कहा कि आप उस टेबल का मेज़रमेंट लीजिए। आप क्या करेंगे? उस टेबल का मेज़रमेंट लेंगे। कैसे लेंगे? पहले एक ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड टाइम सेकंड ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से जो कंप्लीट लेंथ होगी वो 2 मीटर होगी और आप इस तरह से वहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही होता है क्वांटिटी। दैट मीन्स आपने मुझे क्या बताया? आपने मुझे बताया कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर, जबकि स्केल मैंने आपको कितना दिया था? 1 मीटर का स्केल दिया था। अगर इसकी लेंथ 3 मीटर होती तो आप क्या मुझे एक्सप्लेन करते कि इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। 4 मीटर होती तो 4 मीटर। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे नंबर्स काउंट कर रहे हैं स्केल के अकॉर्डिंग। आप स्केल को यूज़ कर रहे हैं और स्केल को यूज़ करके नंबर्स काउंट कर रहे हैं। यही जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड क्वांटिटी। सो क्वांटिटी का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। आपके पास कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और उनको सबको जब आप कैलकुलेट करके नंबर्स मुझे बताएंगे तो वही आपकी क्वांटिटी होती है। ठीक इसी तरह से जब आप मेजरमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का और उसके जो नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स में आपको वो मेजरमेंट मिला है, तो वही जो नंबर होता है वही क्वांटिटी होती है। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में, और वेक्टर्स के बारे में जानने के लिए हमें क्वांटिटी को समझना ज़रूरी था। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करूंगा क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में कि क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। देखिए, क्वांटिटी कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन वेक्टर की सिचुएशन के अंदर हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे यूज़ में ली जाएगी। यहाँ पर सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। तो इन तीन क्वांटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जब भी आप इस क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो मेज़र करने पर आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जैसे हम बात कर लें डिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए आप डिस्टेंस को अगर मेज़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस की लेंथ ही मिलेगी। वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कोई भी बंदा जो है वो इतनी लेंथ से कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही दिया जाता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूँ, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है, या टाइम हो गया, मास हो गया। ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। दोनों ही चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर कोई बंदा है वो चल रहा है, वो 1 किलोमीटर चला, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया कि वो 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला। दैट मीन्स मैंने उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी है। जब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी तो मुझे इसे वेक्टर क्वांटिटी कहना होगा। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं रही। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और इसी तरह से और कई एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों मिलेगी।
लेकिन यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे होंगे। अगर आप 11th क्लास में हैं तो बिल्कुल आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इनके बारे में अभी तक हमने चर्चा की ही नहीं है। बस आप इतना सा ध्यान रखें अभी कि अगर आपको किसी भी टर्म के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर? मैं बात करता हूँ करंट के बारे में। आपको मुझे बताना है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर एक वायर लें और यहाँ पर दूसरा वायर लें, दोनों का नोड सेम होगा और इस सेम नोड से यहाँ पर एक और वायर आप ज्वाइन कर दें। जब आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले वायर पे जो करंट पास हो रही है उसको 4 माना है, दूसरे वायर पे जो करंट पास हो रही है उसको 2 माना है और तीसरे वायर पे जो करंट होगी वो इन दोनों का समेशन होगी। दैट मीन्स करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो करंट जब दोनों से मिलके आगे की तरफ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी और साथ में यहाँ पर 4 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो 6 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है ऐड होने के बाद। अब मुझे बताइए कि ये करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनका मैग्नीट्यूड भी ले लिया है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू ले ली है, और साथ में डायरेक्शन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड भी है और करंट की डायरेक्शन भी है, दैट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है करंट एक स्केलर क्वांटिटी? उसके पीछे रीज़न है। देखिए, जब मैंने यहाँ पर टोटल करंट फाइंड किया तो टोटल करंट की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 4 + 2 = 6। दैट मीन्स मैंने इनको सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर दिया है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें एडिशन वेक्टर अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। चाहे हम एडिशन कह दें, चाहे सब्ट्रैक्शन कह दें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट को जब मैंने ऐड किया है तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिंपल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही ऐड हो रहा है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक थर्ड रूल भी अप्लाई हो जाता है, या थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है, वो ये कि इट शुड बी फॉलो वेक्टर अलजेब्रा रूल्स। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और इसको वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को भी फॉलो करना होगा, तभी ये एक वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। आगे हम बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी के बारे में। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जिस तरह से स्केलर क्वांटिटी के अंदर केवल 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, दूसरी कंडीशन डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन नहीं होगी। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी कंडीशन डायरेक्शन होगी, और तीसरी कंडीशन वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करेगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी के बारे में। टेंसर क्वांटिटी में भी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी कंडीशन डायरेक्शन होगी, तीसरी कंडीशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। अब इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए मेरा ये हैंड है और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है इस तरह से, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ? इस जगह पे हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब मान लीजिए कि फोर्स मैंने लगाया है इस डायरेक्शन में, फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ हुआ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा चेंज होगा। दैट मीन्स जो भी वेक्टर वर्क करेगा वो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में वर्क करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज होता रहेगा, लेकिन डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा।
तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो टेंसर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। ये एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आएंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा है। तो ये एग्जांपल्स आपको तब समझ में आएंगे जब आप धीरे धीरे फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे, तो आपको इन एग्जांपल्स के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके आगे आने वाले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में या स्ट्रेस के बारे में, इसको समझने के लिए कि टेंसर क्वांटिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्यूब है, इस तरह से यहाँ पे आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, और इस क्यूब के अंदर मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। मैं इसकी अलग अलग सरफेस पे फोर्स अप्लाई करूँगा। पहली जो सरफेस है मैंने ये ली है, इस पर जो फोर्स अप्लाई किया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। दूसरी इसकी सरफेस ये है, इस पर फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तीसरी सरफेस ये है अपर, इस पर फोर्स अप्लाई किया अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द सरफेस, और नीचे वाली जो सरफेस है इस पर भी अलोंग द सरफेस मैंने फोर्स अप्लाई किया है। तो इस तरह से मैंने 4 फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं और सभी फोर्सेस की वैल्यू F है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने सारे चारों फोर्स अप्लाई कर दिए हैं, तो पहले इस सरफेस के बारे में मैं बात करता हूँ। इस सरफेस पर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, उस स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया जाता है F/A। क्या दिया जाता है? F/A। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लूँ, एरिया वेक्टर को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और यहाँ पर ये इसका एरिया वेक्टर है। अपर वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की साइड होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया होता है, और ठीक इसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरिया नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मैंने चारों एरिया वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं और चारों फोर्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं। पहले मैं इस सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली जो सरफेस है, इस सरफेस की जो वैल्यू होगी वो होगी F/A। इसी तरह मैं बात करूँ सेकंड सरफेस के बारे में, तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F/A। लेकिन इस स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस, जिसमें सरफेस के अलोंग ही फोर्स एप्लीकेबल होता है। सरफेस के अलोंग ही फोर्स एप्लीकेबल होता है, उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। और यहाँ पर जो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि है तो स्ट्रेस ही, और फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया यूनिट सेम ही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन अलग है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग है। आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के लिए फोर्स और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और इस सरफेस के लिए फोर्स और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और इन्हीं टर्म्स को या इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है टेंसर क्वांटिटी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर को हम ज़्यादा डीपली एनालिसिस करेंगे। आप ये समझ लें, अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तो मैकेनिक्स का जो फिजिक्स के अंदर पोर्शन है वो पूरा खराब हो जाएगा। वेक्टर इज द बेसिक ऑफ मैकेनिक्स। वेक्टर आपने नहीं पढ़ा तो आप ये मान के चलिए आपने 50% फिजिक्स, 50 क्या 60-70% फिजिक्स आपने मिस कर दी है। आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आने वाला अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा। तो वेक्टर इज द बेसिक ऑफ द फिजिक्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर के बारे में। वेक्टर को हम आप डीपली एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 पोल बनाएंगे। पहला पोल ये और दूसरा पोल ये, या 2 पॉइंट के लें और इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप एरो साइन बना दें, और इस तरह से जब आप एक एरो बना देंगे तो इसमें जो पीछे वाला जो पॉइंट है इसको आप कहते हैं टेल, और जो आगे वाला पॉइंट है जहाँ पर एरो साइन है वहाँ उसको आप कहते हैं हेड। तो ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। इस तरह से ग्राफिकल वे में आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस वेक्टर को कोई नाम दे दिया, मैंने कहा कि इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को मैं कैसे सिंबलाइज करूंगा, इसका सिंबल क्या होगा, ए वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा।
ए वेक्टर को सिंबलाइज करने के लिए, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ए और उसके ऊपर मैं एरो साइन लगा दूंगा। तो जब मैं ए के ऊपर एरो साइन लगाऊंगा तभी मुझे इसका सिंबल मिल जाएगा और मैं इसको रीड करूँगा ए वेक्टर। क्लियर है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ए वेक्टर पे मोड अप्लाई करना होगा। आप ए वेक्टर पे मोड अप्लाई कर दें, 2 लाइन्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें। जब आप ए वेक्टर पे मोड अप्लाई कर देंगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसी का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जब आप ए वेक्टर मोड लिखेंगे तो यही आपका मैग्नीट्यूड होगा और इसको आप सिंपली ए से डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि वेक्टर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम बात करेंगे कि वेक्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें वेक्टर के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप के जो वेक्टर्स हैं उनको रखा गया है पोलर वेक्टर की कैटेगरी में और दूसरे टाइप के जो वेक्टर्स हैं उनको रखा गया है एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। पोलर वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सिंपली जो वेक्टर होते हैं जहाँ पर 2 पोल्स होते हैं उन्हीं को हम पोलर वेक्टर कहते हैं, जिसमें एक पोल रिप्रेजेंट करता है टेल को और एक पोल रिप्रेजेंट करता है हेड को। बात करते हैं एक्सियल वेक्टर के बारे में। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं? एक्सियल वेक्टर को समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर लेना होगा। हम यहाँ पर एक एक्सिस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्सिस लिया है और इस एक्सिस से मैं 2 वेक्टर पास करूंगा। एक वेक्टर है इस तरह से और एक वेक्टर है इस तरह से। तो यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, इसको मैंने नेम दिए हैं। इसको मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है और इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो 2 वेक्टर मेरे पास है और इनमें से कोई भी एक वेक्टर टर्न कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट कोई सा भी वेक्टर टर्न कर सकता है। ए वेक्टर भी टर्न कर सकता है और बी वेक्टर भी टर्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा वेक्टर होगा उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सी वेक्टर से। और ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर या प्रोडक्ट हम कह सकते हैं इसको। ये इनका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे या दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इन दोनों का एक प्रोडक्ट है या हम कह सकते हैं कि ये इनका एक रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा समझें। सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। कौन सी कंडीशन में? उस कंडीशन में जब ए वेक्टर टर्न कर रहा है बी वेक्टर की तरफ, और अगर बी वेक्टर ए वेक्टर की तरफ टर्न कर रहा है तो सी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर में और बी वेक्टर इंटू सी ए वेक्टर में क्या डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जब हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिखते हैं तो हमें जो सी वेक्टर मिलता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, और जब हम बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिखते हैं तब हमें जो सी वेक्टर मिलता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। ये एक रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वेक्टर्स के अंदर। मैंने अभी आपको ये एग्जांपल केवल इसलिए बताया है कि मैं आपको एक्सियल वेक्टर यहाँ पे समझा सकूं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी वेक्टर जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर के से ये एक एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है। किसके अलोंग वर्क कर रहा है? कि एक्सियल के अलोंग वर्क कर रहा है और इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कि कौन कौन से और टाइप्स होते हैं वेक्टर के। तो पहला जो टाइप होगा वेक्टर का वो होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर का मतलब है कि आप यहाँ पे 2 वेक्टर ले लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और
दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो दोनों कंडीशंस में यहाँ पे लिख दूं, डायरेक्शन विल बी सेम एंड mod of a vector equals to mod of b vector, that means magnitude will be same। तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर इक्वल वेक्टर है। बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर के बारे में। अनइक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? पहले मैं a वेक्टर ले लेता हूं और फिर उसके बाद b वेक्टर लेता हूं। दोनों वेक्टर मैं यहाँ पे ले लूं और दोनों वेक्टर्स का मैं कंपेरिजन करूंगा। कंपेरिजन किस किस चीज में करूंगा? पहले मैं देखूंगा क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो वो अनइक्वल वेक्टर होगा। हम यहाँ पे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, डायरेक्शन सेम हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो। दूसरी कंडीशन, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो और डायरेक्शन भी सेम ना हो। तो ये तीन कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर अनइक्वल वेक्टर्स हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले वेक्टर के बारे में, जो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मीनिंग क्या है? आपके पास फिर से वही दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का एंगल होगा। कितना एंगल होगा? 0 डिग्री का एंगल होगा। अगर 0 डिग्री एंगल पे दोनों ही लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर है। इसमें इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। एंटी पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। दो वेक्टर होंगे और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर 180 डिग्री का एंगल है तो दोनों वेक्टर पे एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। इसमें कंडीशन ये होती है कि दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं नल वेक्टर के बारे में या जीरो वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है? देखिए, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ठीक उसी तरह से दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर। दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूं तो ये दोनों वेक्टर इस तरह से ऐड हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। जब मैं ए से दो वेक्टर्स को ऐड करता हूं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो दोनों मिलकर एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसको सिंबल क्या होता है? 0 के ऊपर आप एरो लगा देंगे तो यही इसका सिंबल होता है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले वेक्टर के बारे में जिसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और तीनों कोऑर्डिनेट लेने के बाद मैं यहाँ पे प्लेन को डिफाइन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक्स जेड प्लेन इस तरह से है मेरे पास, एक्स वाई प्लेन इस तरह से है मेरे पास और वाई जेड प्लेन इस तरह से है। तो ये तीनों प्लेन मेरे पास हैं और इन तीनों प्लेन्स में अलग अलग वेक्टर्स में यहाँ पे डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्स वाई प्लेन के बारे में। एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं 2 वेक्टर्स बना रहा हूँ। पहला वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर 2 वेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं। इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ एक्स जेड प्लेन के बारे में। एक्स जेड प्लेन के अंदर मैं फिर से 2 वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला वेक्टर है सी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है डी वेक्टर। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 वेक्टर ड्रॉ कर दिए। 2 वेक्टर मेरे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है और ठीक इसी तरह से एक्स जेड प्लेन के अंदर मैंने 2 वेक्टर ड्रॉ किए हैं जो सी वेक्टर और डी वेक्टर हैं। यहाँ पर सी वेक्टर और डी वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो या डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन
दोनों का एक ही प्लेन के अंदर लाई करना जरूरी है। ठीक इसी तरह से बात करते हैं हम एक्स वाई प्लेन के अंदर जो हमारे वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर हैं। यहां पर एक्स वाई प्लेन के अंदर जो ए वेक्टर है और एक्स जेड प्लेन के अंदर जो सी वेक्टर है, दोनों कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। तो अलग अलग प्लेन में अगर अलग अलग वेक्टर हैं तो उनको आप कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहेंगे। तो आपको ये कोप्लेनर वेक्टर समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हों, जो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हों। डायग्राम आप देख सकते हैं, यहां पर आप एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ कर दें ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दें बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर दें सी वेक्टर। तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट से इनिशियलाइज हो रहे हैं, इसलिए इसको को इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में। ऑर्थोगोनल वेक्टर को समझने के लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों हों। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट का ओरिजिन हो। तो हम यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए वेक्टर से। इसका एरो आप देख सकते हैं कहीं 3 डायमेंशन के अंदर। यहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लें। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जेड। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में, ए वाई कोऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन में और ए जेड कोऑर्डिनेट जेड डायरेक्शन के अंदर लाई करता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक कोऑर्डिनेट का वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर का कोऑर्डिनेट है वो है ए एक्स और इस ए एक्स वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ए एक्स वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए एक्स वेक्टर इंटू आई केप। इसी तरह मैं यहाँ पर y डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए वाई मोड ऑफ ए वाई वेक्टर डॉट जे केप। इसी तरह से z डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोड ऑफ ए जेड वेक्टर डॉट के केप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सबका मोड लिया है। मोड लिया है दैट मीन्स मैंने वहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है आई केप, y डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है जे केप और z डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है के केप। तो यहाँ पर आई केप, जे केप और के केप ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें ही हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। तो तो i केप, j केप और k केप यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो इनकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। a केप की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पर इनके ऊपर जो साइन लगा है उसको हम केप से भी डिफाइन करते हैं। इनके ऊपर जो साइन है उसको केप से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आई केप को लिख सकता हूँ आई केप इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए एक्स वेक्टर। इसी तरह से जे केप को लिख सकता हूँ ए वाई वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वाई वेक्टर। इसी तरह से के केप को लिख सकता हूँ ए जेड वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए जेड वेक्टर। तो इस तरह से मैं तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर को यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। चलिए अब हम इसी के आगे बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। आपको ये जो आई केप, जे केप और के केप मिल रहे हैं एक्चुअल में यही यूनिट वेक्टर्स हैं। और इनको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं इसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों हम इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। देखिए, आप आई केप पे मोड अप्लाई कर दीजिए। जब आप आई केप पे मोड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ए एक्स वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए एक्स वेक्टर पे भी मोड अप्लाई करना होगा।
जब आप दोनों पे मोड अप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, मोड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए एक्स वैक्टर अपॉन मोड ऑफ ए एक्स वैक्टर। ए एक्स मोड ऑफ ए एक्स वैक्टर से मोड ऑफ ए एक्स वैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1 और इसीलिए हम यहाँ पर इनको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। चलिए हम अगले वेक्टर के बारे में बात करते हैं जो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इसको समझने के लिए हमको फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होगी, तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक P1 पॉइंट डिफाइन किया है जिसका मीनिंग है इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग कंडीशन में कहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, इसको मैंने P1 से डिफाइन कर दिया है। और इसके लिए जो मैं वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ उससे मुझे कैसे डिफाइन करना होगा, ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इस P1 पॉइंट तक मैं उस लाइन को लेकर आऊँगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करे ओरिजिन पॉइंट से, उसे ही हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट हमारा यहाँ पर है और पोजीशन वेक्टर हमारा यहाँ पर है और हमने यहाँ पे इस तरह से पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले वेक्टर पे। हमारा जो अगला वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए फिर से मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पोजीशन ली थी वो P1 पोजीशन ली थी। अब मैं क्या करता हूँ, एक P2 पोजीशन ले लेता हूँ। P2 पोजीशन जो मैं ले रहा हूँ, P2 पोजीशन डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन को या ऑब्जेक्ट की लास्ट पोजीशन को। अभी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की लास्ट पोजीशन को ये डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर P1 डिफाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को और P2 डिफाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लेकिन इसके लिए पहले हमको कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करनी होगी। देखिए, पहले हमको पोजीशन वेक्टर लेना होगा P1 के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया P1 के लिए A, और इसी तरह से मैं यहाँ पे P2 के लिए भी पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूंगा, क्योंकि P2 भी तो पोजीशन है, इसीलिए मैं P2 के लिए पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूंगा जिसको मैंने डिफाइन किया है B वेक्टर से। तो मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। पहली पोजीशन के लिए A वेक्टर और दूसरी पोजीशन के लिए B वेक्टर। मैंने ये एज्यूम किया है कि ऑब्जेक्ट P1 से चलकर कहाँ पे पहुँच गया, P2 तक पहुँच गया। और अगर ऑब्जेक्ट P1 से P2 तक पहुँचा है तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर फिर से डिफाइन कर दूंगा P1 से P2 के लिए, जिसकी डायरेक्शन P2 की ओर होगी। और यहाँ पर यही वेक्टर डिफाइन करेगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ C वेक्टर से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि C वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P1 और P2 पोजीशन के लिए। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ तक जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आगे हम बात करेंगे वेक्टर के कुछ और फंडास के बारे में कि वेक्टर के और क्या क्या फंडास हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमारी संस्था IIT JEE नीट कक्षा 11 कक्षा 12 CBSE या स्टेट बोर्ड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को फिजिक्स वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है। वीडियो की गुणवत्ता ठीक हो उसके लिए हमने समझाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया है, जिससे फिजिक्स जैसा कठिन विषय आसानी से समझ आ सके। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। IIT, नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड से संबंधित सूचना तथा वीडियो लेक्चर्स की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।